गुड मॉर्निंग। कल हम बीकॉम सेकेंड ईयर का कॉर्पोरेट अकाउंट में हमारा टॉपिक चल रहा था इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर के अंतर्गत हम ये पढ़ रहे थे कि एक कंपनी के द्वारा जब डिबेंचर इशू किए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके क्या प्रोविजंस हैं, क्या राइट्स हैं, या कौन कौन से सेक्शन अप्लाई होते हैं। तो मैं कल वाला थोड़ा रिपीट करके बताना चाहूँगी कि इशू ऑफ डिबेंचर के अंतर्गत कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 179 में एक कंपनी डिबेंचर निर्गमित कर सकती है, लेकिन कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 180 एक बात आपके सामने लाता है कि यदि वर्तमान में जो डिबेंचर्स हैं जो निर्गमित कर चुके हैं या हम फ्यूचर में कर रहे हैं, तो अगर उनके टोटल अमाउंट यदि हमारी पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व से ज़्यादा बनते हैं तो ऐसी स्थिति में कंपनी को शेयर होल्डर की मीटिंग बुला करके उसकी परमिशन लेनी चाहिए। इसके साथ कल मैंने बताया था कि कंपनी को जो कंपनी का जो इशू किया जाता है वह ठीक शेयर की तरह ही होता है, या जो प्रोसीजर लिया जाता है वह शेयर की तरह ही होता है। अर्थात हम डिवेंचर में भी जो अमाउंट मंगाते हैं वह एप्लीकेशन मनी के तौर पर, अलॉटमेंट के तौर पे और कॉल्स के आधार पर मंगाते हैं। इसी प्रकार से मैंने कल भी बताया था कि यदि डिवेंचर इशू किए जाते हैं तो वह डिवेंचर एट पार वैल्यू पे भी किए जा सकते हैं, या ऑन डिस्काउंट पे भी किए जा सकते हैं, या ऑन प्रीमियम पे किया जा सकता है। तो नाउ वी स्टार्ट टुडे इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, ऑन प्रीमियम, ऑन डिस्काउंट। कहने का मतलब है कि अगर सम मूल्य पर निर्गमित किए जाएँ, डिस्काउंट पर निर्गमित किए जाए या प्रीमियम पर निर्गमित किए जाए, तो ऐसी स्थिति में हमारी क्या एंट्री बनती है। सबसे पहले यदि एट पार पर किए जाते हैं तो सिंपल 6 एंट्री हमारे सामने होती है, एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की एंड कॉल्स की। ऑल ऑफ फर्स्ट एंट्री जो बनेगी वह बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। सेकंड वन एंट्री बन जाएगी जो एप्लीकेशन से संबंधित है, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। थर्ड वन एंट्री बन जाएगी अलॉटमेंट से संबंधित, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। और चौथी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। पांचवी एंट्री कॉल से संबंधित बनेगी, डिवेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। और इससे संबंधित जो बैंक मिलेगा या प्राप्त होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इस प्रकार से पार वैल्यू पे 6 एंट्री बन जाएंगी। और इसी प्रकार से यदि हमने ऑन प्रीमियम पे निर्गमन किया है तो ऐसी कंडीशन में प्रीमियम कंपनी के लिए एक तरह सा लाभ है, और इस लाभ को हम क्रेडिट कर देते हैं। तो ये जो क्रेडिट किया जाएगा वह केवल अलॉटमेंट वाली एंट्री पर। तो अलॉटमेंट की जब एंट्री करेंगे तो जो फर्स्ट एंट्री ड्यू की होगी उसमें हम कर देंगे डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और जब बैंक मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में जो पैसा मिलेगा वह विथ प्रीमियम मिलेगा, डेट मीन्स मतलब प्रीमियम का अमाउंट भी थोड़ा जुड़ करके मिलेगा। इसी प्रकार से यदि डिस्काउंट की एंट्री की जाती है तो डिस्काउंट की एंट्री भी अलॉटमेंट के समय जो ड्यू की जाएगी उसमें ही किया जाएगा। तो वह एंट्री बन जाएगी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। और उसके बाद में जब बैंक की एंट्री मिलेगी नेक्स्ट होगी 6th एंट्री। फोर्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। इस अब क्या है कि हमने डिस्काउंट पे निर्गमित किए हैं तो बैंक हमको जो अलॉटमेंट की राशि थी उससे कम मिलेगा। उससे कम का मतलब है अलॉटमेंट का जो अमाउंट होगा उसमें से डिस्काउंट को लेस करके जो अमाउंट होगा वही हमें बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट की एंट्री में राशि प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये 6 एंट्रियाँ बनती है। लेकिन एक बात और मैं आपके सामने रख दूं कि ये 6 एंट्री तभी होगी जब कॉल्स एक ही होगी। यदि कॉल्स 2 हैं तो 8 एंट्रियाँ बन जाएगी। अब इसी टॉपिक के अंतर्गत हम एक बात और देख लेते हैं कि कभी कभी कुछ शेयर होल्डर होते हैं, कुछ डिवेंचर होल्डर होते हैं जो हमें एडवांस देना चाहते हैं। तो ये एडवांस मनी जो होती है वह अलॉटमेंट के समय
प्राप्त होती है। तो जब कभी हम इसकी अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करेंगे तो उस समय हम यही एंट्री करेंगे, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। तो अलॉटमेंट का जो अमाउंट डिसाइडेड होगा केवल वही अमाउंट लिखा जाएगा, लेकिन यदि हमें एडवांस में मिल रहा है तो एडवांस में मिलने के लिए जब बैंक की एंट्री करेंगे तो हमें ड्यू अमाउंट तो मिलेगा ही, प्लस जो कॉल्स एडवांस मिल रही है उसको भी हम कंबाइन एंट्री के साथ कर देंगे। तो ये अलॉटमेंट की रिसिप्ट के समय एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू डिवेंचर कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। अब होता क्या है कि जब कॉल्स की ड्यू की एंट्री करेंगे नेक्स्ट, तो कॉल्स की ड्यू की एंट्री वह पूरे अमाउंट से की जाएगी, अर्थात जो हमने 20 रुपये या 30 रुपये डिसाइड किए हैं। तो डिवेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट एक सामान्य एंट्री बन जाएगी। लेकिन जब कभी हमें अमाउंट रिसीव होगा तो उससे पहले या तो हम ये कह सकते हैं कि जिस समय हम ड्यू की एंट्री करते हैं डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, उसी समय हम ड्यू के समय ही जो हमारे पास एडवांस पड़ा है उसकी दूसरी एंट्री बन जाएगी, डिवेंचर्स कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल। कहने का मिलेगा क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि इतना कॉल तो हमारे पास एडवांस आया हुआ है, तो ड्यू के समय ही हम कर लेते हैं। और जब कभी पैसा मिलेगा तो हम एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट जब एंट्री करेंगे तो उस समय वह एडवांस वाला अमाउंट घटा देंगे जो कि हमें फर्स्ट कॉल से संबंधित मिला है। तो इस प्रकार से यदि कॉल्स इन एडवांस मिलता है तो हम इसका एडजस्टमेंट कॉल्स के समय या कॉल्स ड्यू के समय कर देते हैं, अर्थात एक नई एंट्री बन जाती है। या हम कहें कि जब कॉल्स की एंट्री बनेगी तो तीन एंट्री बनेगी, पहली कॉल्स ड्यू की, सेकंड कॉल्स इन एडवांस की और थर्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स की। इसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक में आपके सामने रखना चाह रही हूँ कि इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेस्ट्रल सिक्योरिटी, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्र का निर्गमन। ये इस बिंदु या इस टॉपिक को हम तभी पढ़ सकते हैं जब कभी एक कंपनी के द्वारा जो लोन लिया जाता है वह या तो कंपनी की किसी एसेट्स पे लिया जाता है या पर्सनल सिक्योरिटी पे लिया जाता है। और यदि कंपनी के पास दोनों स्थितियां नहीं हैं, अर्थात कंपनी के पास संपत्ति भी नहीं है और पर्सनल सिक्योरिटी भी इतनी सॉलिड नहीं है, तो कंपनी अपने ऋण पत्रों को रख करके बैंक में और उसके बदले में लोन ले सकती है। तो कहने का मीनिंग है कि व्हेनेवर कंपनी प्रोवाइड सम डिवेंचर्स अगेंस्ट बैंक लोन डेट कॉल कोलेस्ट्रल सिक्योरिटी, अर्थात कहने का मतलब है कि बैंक से लोन लेने के बदले में अगर कंपनी अपने ऋण पत्रों को प्रतिभूति के रूप में रखती है तो उसे समपार्श्विक प्रतिभूति कहते हैं। तो इसके संबंध में भी हमारे पास 2 पॉइंट या 2 मेथड आते हैं। 2 मेथड में हम ये कह सकते हैं, मैं 1 मिनट नोट्स ला रही हूँ आपके सामने। हाँ, ये कह सकते हैं कि when no entry is to be passed for debenture issue of the collateral security, अर्थात हम है ना लोन लेने के लिए किसी प्रकार की जो एंट्री है बुक्स में, कंपनी बुक्स में अपने यहाँ पर किसी प्रकार की एंट्री नहीं करना चाहे, तो इस संबंध में केवल हम एक ही एंट्री करेंगे, वह होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन।
लेकिन जब कभी हम ये एंट्री कर रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, तो हमें इसके नरेशन में देना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द अमाउंट वी टेकन एज ए लोन एंड व्हाट इज़ द डिपॉजिट अमाउंट ऑफ द टोटल डिवेंचर। ये हमें नरेशन में लिखना पड़ता है। जिस प्रकार से अकॉर्डिंग टू नोट्स 4 लाख का यदि हमने लोन लिया है और उसके बदले में हमने 5,000 रुपये के 14% डिवेंचर 100 रुपये वाले रखे हैं, तो ये हमें नरेशन में दिखाना पड़ेगा, जो मैं पढ़ के आपको बता रही हूँ। लोन ऑफ 4 लाख टेकन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया अगेंस्ट कोलेस्ट्रल सिक्योरिटी ऑफ 5,000 14% डिवेंचर ऑफ 100 रुपीज़ 100। तो हम ये कहें कि जब कभी हमें कोई एंट्री नहीं करनी तो एक सिंपल एंट्री करके बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, लेकिन हमें नरेशन में ये बताना होता है। और इसके बाद में हमारी जब बैलेंस शीट बनती है तो उस कंडीशन में भी हम लाइबिलिटी साइड में नॉन करंट लाइबिलिटी में इसे बैंक लोन के रूप में दिखाएंगे, और बैंक लोन में हम अमाउंट में 4 लाख की दिखाएंगे, लेकिन यहाँ भी ब्रैकेट में हम एज ए नरेशन में शो करेंगे कि वी प्रोवाइड टू बैंक 5,000 14% डिवेंचर ऑफ ₹100। तो आप लोगों को फर्स्ट मेथड में ये बताना है। सेकंड मेथड में व्हेनेवर कंपनी डिसाइडेड जर्नल एंट्रीज टू बी पास्ड, डेट मीन्स इसका पॉइंट हम कह सकते हैं व्हेन जर्नल एंट्रीज टू बी पास्ड फॉर डिवेंचर इशू एज कोलेस्ट्रल सिक्योरिटी। तो इसमें हमें एक सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ता है और हमारी एंट्री बन जाती है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 14% डिवेंचर या 12% डिवेंचर का जो भी परसेंट हो। तो वापस एंट्री बोल रही हूँ, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, और इसमें आप लोगों को वही अमाउंट दिखाना पड़ेगा जितने अमाउंट के आपने डिवेंचर दिए हैं। अब ये बैलेंस शीट के अंदर जो होगा वह बैलेंस शीट के अंतर्गत वही नॉन करंट लाइबिलिटी में हमें ये दिखाना पड़ेगा बैंक लोन आइटम दिखाना पड़ेगा, जो कि 4 लाख रुपए है, क्योंकि 5 लाख के डिवेंचर दे करके 4 लाख का लोन लिया है, तो बैंक लोन 4 लाख का। और इसके साथ में ही इसी मद के पश्चात लॉन्ग टर्म बोरिंग में ही 5,000 14% डिवेंचर ऑफ ₹100 एज इशू एज कोलेस्ट्रल सिक्योरिटी। ये भी हमें अमाउंट में 5 लाख दिखाने पड़ेंगे, जो कि नोट्स में भी आपके सामने हैं। तो ये चीज़ आपने लाइबिलिटी साइड में दिखा दी। अब 5 लाख का एक्चुअली हमने लोन 4 लाख का लिया है, लेकिन 5 लाख के हमने डिवेंचर दिए हैं, जिसको कि हम कोलेस्ट्रल सिक्योरिटी के रूप में दिखा रहे हैं। लेकिन उसको कॉन्ट्रा करने के लिए हम एसेट साइड में आ जाएंगे, और एसेट साइड में हम डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, एसेट साइड में भी नॉन करेंट एसेट्स में डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट दिखाएंगे, और ब्रैकेट में इशू ऑफ 5,000 14% डिवेंचर एज कोलेस्ट्रल सिक्योरिटी एज पर कॉन्ट्रा, ये दिखा करके और 5 लाख रुपीज़ अमाउंट के अंतर्गत लिख देंगे। एक बात और है कि यदि कंपनी, इस प्रकार से ट्रांजैक्शन तो हो गया, लेकिन एक बात और है, यदि कंपनी अपना लोन नहीं चुका पाती है तो बैंक को अधिकार हो जाता है कि जितने भी ऋण पत्र कंपनी के द्वारा प्राप्त हुए हैं उसे वह बाज़ार में जाकर के बेच सकती है और अपना पैसा वसूल कर सकती है। और उसके साथ में एक बात और ध्यान रखिएगा कि कंपनी के द्वारा जितने भी ऋण पत्र बैंक को दिए गए हैं, उस पर जो ब्याज का भुगतान होता है वह ऋण पत्रों पर जो परसेंटेज लगी हुई होती है वह न होकर के केवल ऋण की राशि पर नियम के अनुसार भुगतान किया जाता है। थैंक यू।